Hello, good morning, students. So, today we are going to start a new topic that is catalysis. Okay, so say for example, we have this reaction KClO3 and it is decomposing into KCl and O2. अब इस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन हो रहा है when a little manganese dioxide is added. The decomposition takes place at a considerably lower temperature range, which is 473 to 633 Kelvin, and also at a much accelerated rate. कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 को अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं इस रिएक्शन में, तो ये जो रिएक्शन है ये इसके लिए जो टेम्परेचर जो विदाउट कैटलिस्ट है वो है 653 से लेकर 673 केल्विन, और इसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है ये भी क्या है, दिस इज स्लो। यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो स्लो होती है विदाउट दिस कैटलिस्ट, बट व्हेन यू यूज मैंगनीज डाइऑक्साइड इसका टेम्परेचर भी आपको, यानी कि इसका टेम्परेचर आप कम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवा सकते हैं। दूसरी चीज रेट भी आपका इसका बढ़ जाता है, यानी कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द डिकम्पोजिशन भी आपकी बढ़ जाती है। तो इसे हम कहते हैं कैटालाइसिस, यानी कि वो रिएक्शन जहां पर कैटलिस्ट के होने से ठीक है इफेक्ट पड़ता है, ठीक है किस पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर, ठीक है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट पर, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर द रेट ऑफ a number of chemical reaction can be altered by the mere presence of a foreign substance. तो ये आपका foreign substance ही हुआ, क्योंकि ये आपका ना तो reactant में दिखता है ना प्रोडक्ट में दिखता है, लेकिन ये हम आउटसाइड से यूज करते हैं अपनी जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज हो सके, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो सके, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत ना पड़े, तो उसे हम कहते हैं कैटालाइसिस। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो कैटालाइसिस की हेल्प से जिसका रेट ऑफ रिएक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालाइसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जब हम कैटालिस्ट की बात करते हैं तो दो टर्म आते हैं, एक आता है आपका प्रोमोटर्स, दूसरा आता है आपका पॉइजन। तो प्रोमोटर क्या है? प्रोमोटर्स आर द सब्सटेंस दैट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर N2 + 3S2 से बना आपका 2NH3, ठीक है, हाबर प्रोसेस में ये रिएक्शन होती है आपकी। अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो आयरन है, आयरन सॉलिड, दिस इज कैटालिस्ट, ये आपका कैटालिस्ट है। जबकि जो मॉलिब्डेनम है, दिस इज प्रोमोटर, ये आपका प्रोमोटर है। यानी कि ये जो प्रोमोटर है ये इसकी एक्टिविटी को एनहांस कर रहा है। प्रोमोटर कैटालिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस करता है। एट द सेम टाइम जो हमारा टर्म है दैट इज पॉइजन। पॉइजन कौन होता है? पॉइजन वो होता है जो एक्टिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, पॉइजन क्या होता है? पॉइजन डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। प्रमोटर इंक्रीज करता है, पॉइजन डिक्रीज करता है क्या? द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। इज इट क्लियर? सो दिस इज द सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो now we talk about the homogeneous and heterogeneous catalysis. Homogeneous, as name suggests, where there is formation of the homogeneous mixture. Say for example, this is the reaction SO2 + O2, ठीक है, यहाँ पर NO आपका कैटलिस्ट है, फिर यहाँ पर बना है आपका SO3। NO कैटलिस्ट है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि ना तो ये आपके पास प्रोडक्ट में है ना ये रिएक्टेंट में, ये आपका सिर्फ कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, ठीक है, या हम कहें ये किस तरीके की कैटालाइसिस है? दिस कैटालाइसिस इज होमोजेनियस। दिस कैटालाइसिस इज होमोजेनियस। व्हाई? बिकॉज द कैटलिस्ट इज फॉर्मिंग होमोजेनियस मिक्सचर विद SO2 and O2 टुगेदर। यानी कि यहां पर जो आपका NO एज ए कैटलिस्ट है, O2 एज ए रिएक्टेंट है, SO2 एज ए रिएक्टेंट है, these are forming homogeneous mixture. Homogeneous mixture is forming here. तो जहां पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं उसे हम कहते हैं क्या?
होमोजीनियस कैटालाइसिस। तब अगर वहां पे कोई रिएक्शन होती है तब उसे कहते हैं हम होमोजीनियस कैटालाइसिस। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो आपके पास कैटलिस्ट है और रिएक्टेंट, ये आपके अगर होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं तो ही हम इसे कहेंगे होमोजीनियस कैटालाइसिस। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या होती है होमोजीनियस मिक्सचर बनने की? रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये कैटलिस्ट और जो रिएक्टेंट की जो फेज है, जैसे यहाँ पर ये गैसेस फेज में, ये भी गैसेस फेज में, ये भी गैसेस फेज में, जब ये एक ही फेज में होते हैं, व्हेन दीज आर इन सेम फेज, when catalyst and the reactants are in same phase, in that condition we can say that these are forming homogeneous mixture। और अगर ये homogeneous mixture बनाते हैं और तब कोई रिएक्शन होती है तो इसे कहेंगे हम homogeneous catalysis। Is that clear? इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास HCl आपने लिक्विड स्टेट में लिया, यानी कि एक्वस है ये, ठीक है, HCl एक्वस है, H2 लिक्विड है, ये भी आपका एक्वस है यानी कि लिक्विड वाली कंडीशन में है। तो यहाँ पर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, देयर इज आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, दिस वी कैन आल्सो से दैट दिस इज आल्सो होमोजीनियस कैटालाइसिस। इन द सेम वे वी कैन सी हियर दिस इज ग्लूकोज, ठीक है, सुगर आई मीन, ठीक है, this is sugar and sucrose, and this sucrose is undergoing hydrolysis in the presence of acid। ये जो सुक्रोज है आपका, ये सुगर, ये वाटर के प्रेजेंस में और एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस में जा रहा है, तब ये आपका यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो शुगर है, शुगर आपका क्या है यहाँ पर, ये आपका पास सॉलिड है, ठीक है, लेकिन वाटर के साथ मिलके, ठीक है, वाटर के साथ मिलके ये एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है, दिस फॉर्म्स द एक्वस सॉल्यूशन। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, मेरा कहने का जो मतलब है कि यहाँ पर जो आपका C12H22O11 है, ये आपके पास भले ही सॉलिड फॉर्म में, लेकिन वाटर के साथ मिलके ये आपके पास क्या बनाता है, दिस फॉर्म्स हियर एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन एक होमोजीनियस कंडीशन होती है, ठीक है, एक यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर बनता है यहाँ पर इस सॉलिड के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है आपके पास रिएक्टेंट का H2SO4 के साथ मिलके, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका एक्वस है, तो एक्वस प्लस एक्वस इट विल फॉर्म द एक्वस कंडीशन। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि ये सभी आपके पास एक ही फेज में, दैट इज इन एक्वस फेज, these are in aqueous phase। और aqueous phase आप जानते हैं कि this aqueous phase is homogeneous mixture, तो इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, homogeneous catalysis, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको समझ लेना चाहिए कि homogeneous catalysis क्या होता है, ठीक है, या तो इनकी जो phases हों वो सेम हो, ठीक है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर लिक्विड वाली कंडीशन और गैस वाली कंडीशन में ही यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। अगर यहाँ पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट आपके सॉलिड फेज में है तो कभी भी यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, क्योंकि सॉलिड मिक्सचर कैन नॉट बी होमोजीनियस मिक्सचर, वो आपका हेट्रोजीनियस हो जाता है। तो ये जरूरी है कि यहाँ पर तीन कंडीशन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो ध्यान से सुनिएगा, एक तो आपके पास लिक्विड फेज हो, ठीक है, लिक्विड फेज हो, या इसमें या हम कहें एक्वस फेज में हो या गैस फेज में हो, ठीक है, गैसियस फेज में हो, लिक्विड फेज में हो या एक्वस फेज में हो या गैसियस फेज में हो। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि आपका जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, और अगर वहां पर कोई कैटलिस्ट है और रिएक्शन हो रही है तो उसे हम कहेंगे होमोजेनियस कैटालाइसिस। सो दिस इज द पॉइंट हियर। आगे बात करते हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। अब हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस से मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जो होमोजीनियस नहीं है वो हेट्रोजीनियस है, ठीक है। SO2 गैस, ये प्लेटिनम आपका क्या है, दिस इज सॉलिड, तो गैस और सॉलिड मिलके जाहिर सी बात है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस करेंगे, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे।
क्योंकि ये आपके सेम फेज में नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो प्लेटिनम है ये आपके पास गैस फेज में नहीं है, तो इसलिए यहां पर हेटेरोजेनस कैटालिसिस होगा, ठीक है। बिकॉज दिस मिक्सचर कैन नॉट बी होमोजेनस मिक्सचर, सो दिस इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, सो दिस इज हेटेरोजेनस कैटालिसिस। इन द सेम वे N2 is gas, H2 is gas, Fe is solid, so this is also heterogeneous catalysis। यहाँ पर ये भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी है। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल है, दिस shows the heterogeneous catalysis, ठीक है। I think you must have understood the concept of the heterogeneous catalysis and homogeneous catalysis। So now adsorption theory of heterogeneous catalysis। अब एडजॉर्प्शन थ्योरी की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर हेटेरोजेनस कैटालिसिस की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री में अगर इसकी बात हो रही है तो ये जानना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर इसकी बात क्यों कर रहे हैं। इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कैटलिस्ट होता है वहाँ पर एडजॉर्प्शन होता है। अभी हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री में इसको पढ़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर एडजॉर्प्शन वाली प्रोसेस होती है। हम सरफेस केमिस्ट्री में होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात नहीं करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर, हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर केवल हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की, ठीक है। क्योंकि होमोजेनियस कैटालिसिस में एडजॉर्प्शन नहीं होता है। होमोजेनियस कैटालिसिस में कोई भी सरफेस फेनोमेनन आपका नहीं होता, यानी कि एडजॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हेटेरोजेनस कैटालिसिस में आपका एडजॉर्प्शन होता है। तो इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से हेटेरोजेनस कैटालिसिस में एडजॉर्प्शन थ्योरी काम आती है, किस तरीके से ये मैकेनिज्म यहां पर होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि हम यहाँ पर होमोजेनस कैटालिसिस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि होमोजेनस कैटालिसिस आपका उसमें एडजॉर्प्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एडजॉर्प्शन सरफेस पर होता है, जहाँ पर होमोजेनस मिक्सचर बन जाए वहाँ पे सरफेस की बात ही नहीं होती है। बात वहाँ पर होती है जहाँ पर हेटेरोजेनस कैटालिसिस हो, जहाँ पर जैसे हम इसकी बात कर सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे N2, ये देखिए हेटेरोजेनस कैटालिसिस में N2 है आपके पास, H2 है, और आयरन के सरफेस पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपके एडजॉर्ब हो सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये नाइट्रोजन हो गया इस तरीके से एडजॉर्ब, ठीक है। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो गया, ठीक है। अब ये आपस में यहाँ पर रिएक्शन कर सकते हैं। नाउ दिस कैन रिएक्ट आफ्टर एडजॉर्प्शन। तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर ये सॉलिड हो, आयरन सॉलिड हो, क्योंकि सरफेस में इन रिएक्शन को होना है, और सरफेस पे तभी होगा जब यहाँ पर ये एडजॉर्प्शन में जाएंगी। तो अब इस थ्योरी को समझते हैं कि किस तरीके से ये जो हेटेरोजेनस कैटालिसिस है इसमें एडजॉर्प्शन थ्योरी काम आती है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये चीज, इस जो यहाँ पे लिखा है इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। Adsorption being exothermic process, heats of adsorption is utilized in enhancing the rate of the reaction, ठीक है। तो मैं ही पढ़ लेता हूँ। This theory known as adsorption theory of catalysis was that the reactants in gaseous state or in solution are adsorbed on the surface of the solid catalyst. The increase in concentration of reactant on the surface increases the rate of reaction. Adsorption being an exothermic process, the heat of adsorption is utilized in enhancing the rate of reaction। तो चलिए इसको समझते हैं हम, ठीक है। देखो यहां पर जो ये एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म है ये 5 स्टेप में होती है। पहली स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो चलिए इसको समझते हैं यहां पर डायग्राम से, ठीक है। डायग्राम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये आपके पास है कोई कैटलिस्ट, दिस इज सम कैटलिस्ट, ठीक है। और इस कैटलिस्ट पर एडजॉर्प्शन होना है। मान लीजिए जो आपकी रिएक्शन है
रिएक्शन है आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 in the presence of nickel. In the presence of nickel, this is forming here CH3 ये आपका बन रहा है। अब यहां पर जो निकिल है, ये आपका निकिल है, ये निकिल क्या करेगा? बहुत ही सिंपल है। यहां पर ये क्या करेगा, जो आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इस हाइड्रोजन को यहां पर एब्जॉर्ब कर लेगा इस तरीके से। यहां पर ये जो है, ये इसके साथ क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर देगा इस तरीके से। जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में अब फर्दर क्या होना है, यहाँ पर पहला स्टेप तो हाइड्रोजन यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया। दूसरा जो कंडीशन है, इसने निकिल ने यहाँ पर एक सरफेस प्रोवाइड कर दिया है फॉर द रिएक्शन के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपके हाइड्रोजन के बॉन्ड है, ये आपके क्या, ये ब्रेकिंग कंडीशन में हो जाएंगे, और यहाँ पर निकिल और हाइड्रोजन के बॉन्ड ये ब्रेकिंग कंडीशन में है और ये फॉर्मिंग कंडीशन में, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन ऐसी हो जाएगी, जो आपके पास निकिल है इस तरीके से कि हाइड्रोजन यहां पर ये इस तरीके से जुड़ चुके हैं, यहां पर ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए इसको। अब आगे क्या होगा, आगे यहां पर जो आपके पास CH2 है, ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां पर इस तरीके से ये हाइड्रोजन जुड़ा है। अब जो आपके पास CH2 है और ये आपके पास CH2 है, ये यहां पर इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब यहां पर ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, इस तरीके से, तो उसी समय यहां पर ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जो आपका है, ठीक है, यहां पर ये बॉन्ड आपका ब्रेकिंग कंडीशन में होगा एक बॉन्ड, और ये आपके पास फॉर्मिंग कंडीशन में होगा इस तरीके से। बस अब तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मिंग कंडीशन में होगा, तो यहां पर जो आपके पास ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड विल आल्सो बी इन ब्रेकिंग कंडीशन, ये भी आपके ब्रेकिंग कंडीशन में होंगे जो यहां पर बन चुके थे, ठीक है। तो इस तरीके से आगे क्या हो जाएगा, आगे यहां पर ये इस तरीके से, ये तो निकिल ही है आपका, ठीक है, दिस इज निकिल एवरीवेयर, ठीक है। अब यहां पर आपका बन गया ये CH3 इस तरीके से, ठीक है। और निकिल से ये क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। यहां पर देखो बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, और किस तरीके से यहां पर आपका CH3 बना है, ठीक है, यू कैन सी हियर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इस प्रोसेस में एडजॉर्प्शन हुआ है। ये जो हेटेरोजेनस कैटालाइसिस है, इसमें एडजॉर्प्शन हुआ है। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको समझ लीजिए। निकिल पर पहले हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पर निकिल पर हाइड्रोजन ही क्यों एडजॉर्ब हुआ, इथिन क्यों एडजॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि निकिल किसको प्रेफरेंस देता है। जैसे कि हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, कि जो आपका केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होने का नेचर है, ये प्रेफरेंस देता है किसी पर्टिकुलर गैस को एडजॉर्ब होने के लिए, डिपेंड ऑन इट्स नेचर। तो ये यहाँ पर इनके नेचर के हिसाब से किसके साथ आसानी से बॉन्ड बना सकता है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस देता है, इसीलिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसने बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने के बाद अब ये हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर ये निकिल का हाइड्रोजन के साथ फॉर्मिंग कंडीशन में है बॉन्ड, और इसी तरीके से ये फॉर्मिंग कंडीशन में हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकिंग कंडीशन में है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, निकिल हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर इस हाइड्रोजन पे कौन आया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इथिन आ गया। अब इथिन आएगा तो इथिन यहाँ पर इन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाने पर यहाँ पर ये बॉन्ड आपके टूटेंगे जरूर। तो इस तरीके से ये आपका बन गया इथेन,
तो इस प्रोसेस में एडजॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, यहां पर हाइड्रोजन का क्लोज आना, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, जहां पर पहला स्टेप है आपका एडजॉर्प्शन। दूसरा स्टेप क्या है आपका, दूसरा स्टेप है जहां पर निकल के साथ जो गैस पार्टिकल्स है उसने केमिकल बॉन्ड बनाया। ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अब यहां पर क्या होगा, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ये इसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अप्रोच करेगा, ये अप्रोचिंग कंडीशन तीसरी हुई। चौथी कंडीशन कौन सी हुई, जब एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जिसमें निकल पर जो गैस एडजॉर्ब है, ठीक है, वो यहाँ पर दूसरी रिएक्शन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रही है, तो निकल ने एक सरफेस प्रोवाइड कर दिया रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, बस अब ये रिएक्शन होगी तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बन चुका है। और लास्ट स्टेप है आपका कौन सा, डिजॉर्प्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस सो दैट न्यू रिएक्शन कैन अकर एट इट्स सरफेस। क्योंकि अगर ये यहीं पर चिपके रहेंगे, एक्युमुलेटेड रहेंगे, ठीक है, ईथेन बनने के बाद भी, तो जाहिर सी बात है इस पर सरफेस की कमी होती रहेगी। ठीक है, नई रिएक्शन नहीं हो पाएगी, न्यू रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल देन। ठीक है, तो ये जो 6 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं इनको यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं, आप इनको 5 स्टेप में ही पढ़िए। ठीक है, पहला देखो, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो देखिए यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ पर सरफेस पे आने लग गए। ठीक है, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, तो एडजॉर्प्शन हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, दूसरे स्टेप में अब इस तरीके से तीसरी चीज है अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब ये रिएक्शन होने लगी, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर डिजॉर्प्शन, ये आपका हो गया फिर डिजॉर्प्शन, ये डिजॉर्प्शन हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो वही चीज है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्क हैज फ्री वैलेंसीज व्हिच प्रोवाइड द सीट फॉर द केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हेन अ गैस कम्स इन कांटेक्ट विद सच अ सरफेस, its molecules are held up there due to loose chemical combination. If different molecules are adsorbed side by side, they may react with each other, resulting in the formation of the new molecule. ठीक है, तो ये चीजें सारे। ठीक है, पहला हमने क्या बोला कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, आप यहाँ पर ये मैकेनिज्म इन्हीं स्टेप्स के हिसाब से याद करेंगे, इन्हीं 5 स्टेप में। ठीक है, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इस तरीके से किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस हो रही है, तो स्टेप्स आप इसी को याद करें। ठीक है, लेकिन ये पूरी प्रोसेस है ऐसे इस तरीके से होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सॉलिड कैटलिस्ट की अब बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सॉलिड कैटलिस्ट में हमारे पास हम बात करते हैं इसकी एक्टिविटी की। तो सॉलिड कैटलिस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, तो जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजनस कैटालाइसिस में किस तरीके से ये सरफेस प्रोवाइड करता है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इट प्रोवाइड सरफेस टू कॉज द केमिकल रिएक्शंस। तो वही चीज यहाँ पर हम देख रहे हैं। सो द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि यहाँ पर केमिजॉर्प्शन कितने लार्ज एक्सटेंट पर हो रहा है। The reactant must get adsorbed reasonably strongly on the catalyst to become active. तो कैटलिस्ट तभी एक्टिव होगा आपका जब यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन था, ठीक है, ये हाइड्रोजन कितना स्ट्रांगली यहाँ पर एडजॉर्ब हो रहा है। तो जितना स्ट्रांगली ये एडजॉर्ब होगा उतनी ज्यादा हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इस सॉलिड कैटलिस्ट की एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो एक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है, एक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट है, ठीक है, उस पर रीजनेबली स्ट्रांगली आपके गैस पार्टिकल को एडजॉर्ब होना चाहिए, एक स्ट्रांग बॉन्ड बनना चाहिए, तभी ये कैटलिस्ट आपका एक्टिव होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये जो एडजॉर्प्शन इतना स्ट्रांगली नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर पता चला कि वो यहाँ पर एडजॉर्ब होने के बाद और इसके साथ रिएक्शन करने पर फिर ये ब्रेक ही ना हो। इसका ब्रेक होना भी जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, इतना स्ट्रांगली नहीं होना चाहिए कि ये आपका ब्रेक ना हो।
ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड आफ्टर द रिएक्शन हो जाने के बाद ये बॉन्ड आपका टूटना चाहिए, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि बॉन्ड टूटे ही ना, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। आगे चलते हैं सेलेक्टिविटी। अब सेलेक्टिविटी का जो मतलब है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आपकी रिएक्शन है, ठीक है, तो उस रिएक्शन में जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक 3 रिएक्शन की हम बात करते हैं, 3 रिएक्शंस, और उन 3 रिएक्शंस में आपके पास जैसे ये CO है, 3 रिएक्शन में बात कर रहा हूँ, 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन एंड 3 रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, पहली रिएक्शन है यहाँ पर CO जो आपकी गैस होती है, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, और ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए मैंने किसका यूज किया, निकेल का यूज किया। अब इस रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट होगा दैट विल बी CH4 प्लस H2O, CH4 प्लस H2O। इस रिएक्शन में CO प्लस 3H2 निकेल के प्रेजेंस में बनेगा मीथेन प्लस H2O। अब मैं आपको सिलेक्टिविटी के बारे में बता रहा हूं, सिलेक्टिविटी को आप समझ जाएंगे, प्लीज लुक एट दीज एग्जांपल्स, ठीक है। अब दूसरी चीज है CO प्लस 2H2, CO प्लस 2H2। यहां पर हमने कोई दूसरा कैटलिस्ट यूज किया, जैसे मान लीजिए यहां पर जो कैटलिस्ट हमने यूज किया वो किया कॉपर जिंक ऑक्साइड Cr2O3, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कोई दूसरा कैटलिस्ट हमने यूज किया है। CO प्लस 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये क्रोमियम है Cr, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। अब यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मिथेनॉल, वो आपका मिथेनॉल है CH3OH, ये आपका मिथेनॉल बना। अब तीसरी रिएक्शन देखते हैं, तीसरी रिएक्शन में आपने CO प्लस H2 यूज किया, और यहां पर जो कैटलिस्ट है आपने यूज किया है वो है कॉपर, ठीक है, कॉपर आपने यूज किया। इस प्रोसेस में आपका बना HCHO। अब इन तीनों रिएक्शन में देखो आपके पास रिएक्टेंट सेम है, तीनों ही केस में आपके पास रिएक्टेंट सेम है, लेकिन आपने सिर्फ यहां पर कैटलिस्ट को चेंज किया है। यू हैव चेंज्ड ओनली द कैटलिस्ट, रिएक्टेंट आपके सेम है, आपने सिर्फ कैटलिस्ट को चेंज किया है। ऊपर वाली रिएक्शन में निकेल, बीच वाली रिएक्शन में कॉपर जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और लास्ट वाली रिएक्शन में कॉपर। तो सिर्फ कैटलिस्ट को चेंज करने पर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका चेंज हो गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन डिफरेंट है, ये रिएक्शन डिफरेंट है, ये रिएक्शन डिफरेंट है, ये रिएक्शन डिफरेंट है, और डिफरेंस सिर्फ किसकी वजह से हुई है, यहां पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस की वजह से। कौन सा कैटलिस्ट, नेचर ऑफ द कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट है, सिर्फ इसी वजह से रिएक्शन आपकी डिफरेंट हुई है। तो यहां पर इस कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी है कि ये यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से हमेशा मीथेन ही बनाएगा और वाटर ही बनाएगा। कॉपर जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो कि सेकंड रिएक्शन में आप देख रहे हैं, इसकी सेलेक्टिविटी क्या है कि ये कॉपर और हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की एज ए रिएक्टेंट की हेल्प से हमेशा मिथेनॉल ही बनाएगा। और इस कॉपर की सिलेक्टिविटी क्या, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रेजेंस एज ए रिएक्टेंट में हमेशा क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, यानी कि मिथेनॉल ही बनाएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है सेलेक्टिविटी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर निकेल ये रिएक्शन भी करवाए और ये रिएक्शन भी करवाए, ये रिएक्शन भी करवाए, नहीं, निकेल हमेशा एक ही टाइप की रिएक्शन कराएगा जिसमें मीथेन बनेगा, ठीक है। ये हमेशा इसी तरीके की रिएक्शन करवाएगा, कॉपर हमेशा इसी तरीके की रिएक्शन करवाएगा जहां पर रिएक्टेंट ये हो, ठीक है। अगर रिएक्टेंट ये है तो यहां पर यही बनेगा, अगर रिएक्टेंट ये है तो यहां पर इसके प्रेजेंस में यही बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इन तीनों रिएक्शन को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट्स। तो इसके बारे में तो आप 11th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। ये क्या चीज होती है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, मैंने कहा था जहां पर
it depends upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactant and the product. यानी कि ये जो जियोलाइट होता है, this has honeycomb like structure. इसका हनीकॉम्ब जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, जहां पर जो रिएक्टेंट का साइज है और प्रोडक्ट का साइज है वो आपका इससे मैच करना चाहिए, जो यहाँ पर जियोलाइट पे जो पोर्स दिखते हैं, पोर स्ट्रक्चर है, उससे मैच करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी पोर साइज के, ठीक है, उसी शेप के यहाँ पर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, इसलिए इसको शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो जियोलाइट्स आर गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसके बारे में हमने 11th में बात की, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ठीक है, ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि जियोलाइट किससे बनता है, एल्यूमिनोसिलिकेट से बनता है, विथ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स, ये सब 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने सिलिका को यहाँ पर एल्यूमिनियम से रिप्लेस किया, इसलिए इसको कहते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। The reaction taking place in zeolite depend upon the size and shape of the reactant and the product. ये important point है यहाँ पर कि जियोलाइट के पोर स्ट्रक्चर के साथ और शेप के साथ आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैच करना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर रिएक्शन होगी, अदरवाइज वो पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होगी। दे आर फाउंड इन नेचर एज वेल एज सिंथेसाइज्ड बाय कैटालाइटिक सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था ZSM5 के बारे में, तो ZSM5 क्या करता है ये, ठीक है, याद होगा आपको, ठीक है। तो इससे आप इसके बारे में जरूर लिखिए, ZSM5 के बारे में। अब आगे चलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहीं पर शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट पर इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, एंड प्लीज इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, ठीक है, एंड मेक नोट्स ओवर दिस, ओके। सो थैंक यू सो मच।